हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि हमने क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हमने जितने भी लेक्चर्स करवाए हैं या करवाने वाले हैं उन सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो जरूर से आप टेलीग्राम का चैनल पे जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स जो बनाए हैं उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस कंप्लीट सीरीज का। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आएंगे और फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हमारी ये जो जर्नी है वो अच्छी लगी और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा ये चैनल नया चैनल है। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हमारे अराउंड 127 सब्सक्राइबर्स है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी तरीके से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यूरोप की कहानी। और यूरोप की कहानी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि एक तरफ जहाँ यूरोप में किंगडम्स थे वो सारे किंगडम्स बदल के आज जो है वो नेशन स्टेट बन गए हैं। जैसे आज आप फ्रांस देखते हैं, जर्मनी देखते हैं, तो ये पहले छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे, ऐसा कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी। तो ये जर्नी देख रहे हैं हम कि कैसे ये किंगडम से लेके एक देश बनने की जर्नी है। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन 3 कंट्रीज का पढ़ेंगे। एक है आपका जर्मनी, एक है आपका इटली और एक है आपका ब्रिटेन। उसके बाद में हम विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म से एक और चीज जो है वो उभर कर आती है जिसको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म है कि आपने अपना देश तो बना लिया, अब आप अपने देश को एक्सटेंड कर रहे हो। जब आप देश को एक्सटेंड करते हो तो उसको इंपीरियल पावर बोलते हैं। जैसे एक ब्रिटिश एक इंपीरियल पावर थी, वो कंट्री तो ब्रिटेन के रहने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना एरिया इंडिया तक भी एक्सपैंड किया था, वर्ल्ड में और भी जगह गए थे। तो इंपीरियलिज्म क्या है? अपनी कंट्री का एरिया को एक्सपैंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसे बना? तो देखो, आफ्टर 1848 के बाद नेशनलिज्म मेंट प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। 1848 के बाद में जो नेशनलिज्म है वो ये तो खुद का देश तो बनाना ही था, इसी के साथ साथ अपने देश की पावर को बढ़ाना भी था। आफ्टर द लिबरल नेशनलिस्ट इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया। जब जर्मनी के लोगों ने वहां पे पार्लियामेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पर्शिया के राजा के पास गए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और तुम इसके अंडर रूल करोगे, तो उसने उनके मूवमेंट को दबा दिया। एज जर्मन रीजन वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया। अब ये जो 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स है इसमें सबसे बड़ा रीजन आपका पर्शिया का रीजन था। पर्शिया एंड इट्स लीडर टुक मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब जो रशिया के लीडर्स हैं उनको लग रहा है कि हमको हमारे देश को यूनिफाई करना चाहिए। तो पर्शिया के जो किंग थे उन्होंने अपने सीएम को बुलाया। सीएम ओटोमन बिस्मार्क टुक हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टू यूनिफाई जर्मनी। ओटोमन बिस्मार्क ने एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया जर्मनी को यूनिफाई करने का। He fought 3 wars with 7 years with Austria, Denmark and France and won them। 7 साल तक उसने लड़ाया लड़ी, 3 वॉर लड़ी, बड़ी बड़ी 3 वॉर लड़ी, 7 साल तक चली और उसने ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया और जितना भी जर्मन स्पीकिंग रीजन था उसको यूनिफाई कर लिया। पर्शिया यूनिफाइड ऑल जर्मन स्टेट एंड मेक इट जर्मनी। सबको यूनिफाई करके उसको जर्मनी बना दिया और 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम फर्स्ट को, जो कि पर्शिया का राजा था,
was made emperor of New Germany at Palace of Versailles in Hall of Mirrors। जो आपका केसर विलियम वन है उसको, जो पर्शिया का राजा था उसको पूरे जर्मनी का राजा बना देते हैं फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलीज के हॉल ऑफ मिरर्स में। आफ्टर मेकिंग जर्मनी पर्शिया मॉडल एंड प्रैक्टिसेस बिकेम मॉडल ऑफ जर्मनी। जब पर्शिया ने जर्मनी को यूनिफाई किया तो जो पर्शिया में रूल्स और रेगुलेशन चलते थे वो पूरे यूरोप में चलते रहे और इसी तरीके से जो है वो जर्मनी बना। जर्मनी कैसे बना? जर्मनी अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, पर्शिया उसमें सबसे बड़ा था। पर्शिया के राजा ने अपने सीएम को बुलाया और बोला कि हमको पूरे जो रीजन है उसको यूनिफाई करना पड़ेगा। तो जो उसका सीएम था बिस्मार्क, उसने 7 साल तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी और सबको हरा के जर्मनी को पूरा यूनिफाई कर दिया और पर्शिया के राजा को जर्मनी का राजा बना दिया। और जब जर्मनी बन गया तो पर्शिया में जो रूल्स और रेगुलेशन चलते थे वही जर्मनी में लागू हो गए। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा ये आप देखोगे, ये जो है वो यूरोप था पहले 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, और उसके बाद ये आप जो देखोगे ये पर्पल वाला रीजन, ये पूरा जो रीजन है वो जर्मनी कहलाया, जिसके अंदर प्रूशिया जो है सबसे बड़ा रीजन था। अब हम पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन। इटली कंप्राइज ऑफ मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। इटली जो है वो हब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट था और वहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, कल्चर बोलने वाले लोग, कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, मतलब बहुत डाइवर्सिफाई है। इन 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी के बीच में अगर अपन देखें तो इटली के अंदर 7 स्टेट्स थे। आउट ऑफ 7 ओनली सर्डिनिया पेडिमोंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस हाउस। सिर्फ एक ही रीजन ऐसा था जो सर्डिनिया पेडिमोंट का था, वहां पे इटली का जो असली रूलर था या जो प्रिंस बोल सकते हैं इटालियन प्रिंस, वो रूल करता था। बाकी जो इटली का रीजन था उस पर अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। इन नॉर्थ देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ ऑस्ट्रिया। नॉर्थ वाले रीजन में ऑस्ट्रिया जो है वो रूल कर रहा था। इन मिडल पोप रूल्ड, बीच में जो है वो पोप का रूल था। साउथ वाज रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिली है यहाँ पे स्पेन का अधिकार था, ठीक है। सिर्फ सर्डिनिया पॉडिमेंट में जो है वो इटालियन प्रिंस का रूल था, ठीक है। तो अब इटली को यूनिफाई करने का सबसे पहला जो बेड़ा उठाया था वो था आपका एक जो है वो लिबरल नेशनलिस्ट जोसेफ मजीनी। 1830 had sought together to put program to unify Italian Republic and form secret society Young Italy, but he failed। मजीनी जो है वो फेल हो गया था। 1848 में किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड ऑफ सर्डिनिया पेडिमोंट इनिशिएटेड टू यूनिफाई इटली थ्रू वॉर्स। तो उसने भी अपने सीएम को बुलाया, उसका सीएम का नाम था कैवर। कैवर वॉज एन इटालियन एलिट एंड स्पोक फ्रेंच। इटालियन का था लेकिन फ्रेंच बोलता था। तो इसने 1859 में इसने फ्रेंच की मदद ली और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो नॉर्थ वाला पार्ट इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया। फिर 1860 के अंदर एक गैल्बार्डी नाम का आदमी था जो कि इटली को यूनिफाई करना चाहता था और वो डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस का था। उसने भी इस प्रोसेस में कैवर की मदद की। डेमोक्रेटिक हु वांटेड सदर्न इटली यूनिफिकेशन जॉइन द मूवमेंट एंड गॉट सपोर्टेड विद द आर्म वॉलंटियर्स। और उन्होंने क्या किया, जो किंगडम ऑफ टू सिसिली थे जो स्पेन के पास में थे उसको भी कॉन्कर कर लिया। ये साउथ वाले रीजन को भी इन लोगों ने कॉन्कर कर दिया। 1816 they marched to South Italy and got success in winning freedom from kingdoms of two Sicilies। और जब ये हुआ नॉर्थ भी चला गया साउथ भी चला गया, तो बीच में पोप का रूल था और पोप ने भी सरेंडर कर दिया। पोप विलिंगली सरेंडर एंड मर्ज विद इटली। लेकिन आज भी जो है वो छोटा सा रीजन पोप का रीजन है। 1861 में विक्टर इमानुअल सेकेंड को जो है वो पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। जब ये इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है तो जो इटली में आम आदमी है, जो वहां के किसान हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। इन इटली यूनिफिकेशन द पीजेंट्स वर अनअवेयर ऑफ द मूवमेंट एंड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला इटालिया वाज इमानुअल्स वाइफ। जब वो इटली के यूनिफिकेशन की बात करते थे तो ला इटालिया बोलते थे कि हम सब जो है वो एक है, हमको पूरा रीजन को एक करना है। तो वहाँ के आम किसानों को लगता था ला इटालिया जो है इमानुअल की वाइफ का नाम है। उनको ये पता ही नहीं था कि इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और इस तरीके से जो है वो आपका पूरा इटली यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। एक ब्रिटिश आइल्स था, एक आइलैंड था, उस पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। द प्राइमरीली आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनिबिएटेड ब्रिटिश आइल्स वर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक्स। लाइक वहां पे लोग इंग्लिश बोलते थे, वेल्स बोलते थे, स्कॉटिश बोलते थे, आयरिश बोलते थे। एक आइलैंड है और उस पर अलग अलग लोग रह रहे हैं और उस आइलैंड की ब्रिटेन बनने की कहानी कैसी है। तो 1868 के अंदर इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर ली, मोनार्क से पावर ले ली उनसे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इमर्ज एज अ कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एज अ सेंटर ऑफ फोर्स। जैसे ही
इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजा से पावर छीनी, उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड घोषित कर दिया। वेल्स बिकेम द पार्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1536 एंड 43, और वेल्स को उन्होंने इंग्लैंड के अंदर मिला लिया। अब बचा पीछे स्कॉटलैंड और आपका जो है वो आयरलैंड। तो 1707 के अंदर द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, और जो है 1707 में उन लोगों ने स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लिया, और उसके बाद वो कहलाया ग्रेट ब्रिटेन। Here the parliament was dominated by English and hence Catholic of Scotland were faced problem। अब ये जो स्कॉटलैंड को भी मिला दिया है, लेकिन यहाँ के जो इंग्लिश पार्लियामेंट है इसमें ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो स्कॉटलैंड बोलने वाले लोगों की माइनॉरिटी थी, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो डिसरिगार्डेड या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। The Scottish people were forbidden to speak Gaelic language। ये जो स्कॉटिश पीपल थे ये गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, जिनको बोलने से बोल दिया इनको मना कर दो, और इनकी जो नेशनल ड्रेस थी उसको भी पहनने से इन लोगों ने मना कर दिया। अब बात आती है आयरलैंड की। 1808 के अंदर आयरलैंड को भी इंग्लैंड अपने अंदर मिला लेता है। वॉज फोर्सफुली इनॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। आपका 1801 के अंदर सबसे पहले जो है वो राजा से पावर छीनी जाती है, फिर वेल्स को जो है आपस खुद से मिला लिया जाता है, फिर स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है, फिर इंग्लैंड को आयरलैंड को मिला दिया जाता है, और ऐसे जो है वो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनकर आता है। देयर वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अच्छा, अब आयरलैंड है ना, यहाँ पे दो तरह के लोग रह रहे हैं, या दो क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, और जो इंग्लैंड है उसमें ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स है, आयरलैंड में ज्यादातर कैथोलिक्स है। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया, जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स है उनकी मदद लेके कैथोलिक्स को दबा के और आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लिया। एंड ब्रिटिश हेल्प माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट द कैथोलिक्स एंड मर्ज आयरलैंड इनटू इंग्लैंड, और ऐसे जो है वो आपके ग्रेट ब्रिटेन की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है तो जो इंग्लैंड के जो सिंबल्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो थोप दी जाती है पूरे रीजन पे। तो ब्रिटिश फ्लैग जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं वो पूरे का फ्लैग हो गया। नेशनल एंथम जो है वो गॉड सेव आवर नोबल किंग अडॉप्ट किया जाता है, और लैंग्वेज जो है पूरे जगह इंग्लिश को अडॉप्ट कर दी जाती है पूरे ब्रिटिश आइल्स पे। हम देखेंगे विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। अब नेशन जो है उसको आप कैसे जो है वो डिस्क्राइब करोगे, लोग उससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अपन एक भगवान की इमेज देखते हैं और हम बोलते हैं कि जो गॉड है वो शेपलेस है, हम उसको देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, गॉड की एक इमेज बना देते हैं। तो वैसे ही जो नेशन है वो ऐसे कोई तो फिगर है नहीं, तो हम नेशन को विजुअलाइज करने के लिए कि उसका फिगर बना देते हैं। जो फिगर हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एलिगोरी, और ज्यादातर जो है वो देशों ने एलिगोरी बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे हम भी भारत माता की एक पेंटिंग बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा, एक लेडी हाथ में झंडा लेके खड़ी है, पीछे शेर और पीछे भारत का जो है वो आपका मैप दिखता है, तो वो एक एलिगोरी है जिससे हम जो है इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। वैसे यूरोप के अंदर भी अलग अलग जो है वो एलिगोरीज बनाई गई। ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी आर्टिस्ट फाउंड अ वे टू पर्सोनिफाई द नेशन। आर्टिस्ट लोगों ने नेशन को पर्सोनिफाई करने का एक तरीका ढूंढ लिया, रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ पर्सन। ठीक है, सो नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स which did not stand for any particular woman in the real life, rather it sought to give the abstract idea of nation into concrete form। अब धीरे धीरे क्या किया, सब नेशन ने एक फिगर बनाना स्टार्ट कर दिया, फीमेल फिगर, जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो नेशन का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको कंक्रीट फॉर्म देने की इन लोगों ने कोशिश की। दस फीमेल फिगर बिकेम एलिगोरी ऑफ द नेशन। तो एलिगोरी क्या होता है, व्हेन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब एक ऐसा आइडिया जिसको आप बयां नहीं कर सकते, जैसे greed, envy, fear, liberty is expressed through a person or thing which can be literal or symbolic। symbolic या literal चीजों को क्या abstract आइडिया को literal या symbolic फिगर देना, जिससे हम उसको विजुअलाइज कर पाए। ऐसे ही जो है वो अलग अलग एलिगोरीज बनानी स्टार्ट की। फीमेल एलिगोरी वाज यूज्ड टू पोर्ट्रे आइडिया ऑफ ideas such as liberty, justice and republic in France। The liberties is attributed as red cap। लिबर्टी जो है वो रेड कैप से बताई जा रही है, ब्रोकन चेन बताया जा रहा है जस्टिस से, एंड जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग पेयर ऑफ वेइंग स्केल। आप देखते हो कानून अंधा एक फिगर है, उसके आंखों पे पट्टी बंदी है, रोज स्केल लेके खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि कानून के सामने सब लोग बराबर है। तो ऐसे ऐसे जो है वो चीजें दर्शाई जा रही है। तो जो फ्रांस के अंदर जो एलिगोरी बनाई थी उसका नाम था क्रिश्चियन मैरियाने। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम इन फ्रांस वाज यूज्ड टू which underline the idea of people nation and was erected in public squares। और जर्मनी का जो एलिगोरी था उसका नाम था जर्मेनिया, became the allegory of German nation visualizing she wears a crown of oak leaves। German oak stands for heroism।
अब आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रांस की एलिगोरी का नाम क्या था, जो है वो मरियाने थे, और जर्मनी का जर्मेनिया था। अब ये जो है वो जर्मनी की एलिगोरी है। अब इसके अंदर जैसे देखोगे तो ब्रोकन चेन्स है, ठीक है, ये ब्रोकन चेन्स यहाँ पर पड़ी है नीचे, उसका क्या मतलब है, बीइंग फ्रीड। डिस्पैट ऑफ ईगल, ये इसके छाती पे जो ईगल है उसका क्या मतलब है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। इसने जो सर पे लीव्स पहन रखी है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, का मतलब है हीरोइज्म। स्वॉर्ड जो उसके हाथ में है वो है रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्क्वाड, अब ये जो ऑलिव ब्रांच है इसकी तलवार के पास में, इसका मतलब है विलिंग टू मेक पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर, ये जो इनका फ्लैग है जर्मनी का, उसका क्या मतलब है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। और लास्ट में है रेज ऑफ राइजिंग सन, ये जो पीछे से राइजिंग सन आ रही है इसका मतलब क्या है, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। तो आपसे एक एक नंबर के एमसीक्यू इसमें पूछ सकते हैं कि ब्रोकन चेन्स का क्या मतलब है, या ईगल का क्या मतलब है, ओक लीव्स का क्या मतलब है। तो आपको ये मतलब पता होने चाहिए, तो ये आपको जो है वो रटना पड़ेगा। अब नेशन बन गए। अब नेशन जब बने तो नेशन ने सोचा कि अब हमारे को हमारा एरिया एक्सपैंड करने की जरूरत है, और धीरे धीरे जो है जितने भी नेशन बने उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड करने की स्टार्ट की। इन द वेक ऑफ नेशनलिज्म imperialism also emerged, means extending influence over large territory। नेशनलिज्म के साथ साथ इंपीरियलिज्म की भावना भी बढ़ गई। इंपीरियलिज्म क्या होता है, एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस ओवर लार्ज टेरिटरी, अपने एरिया को बढ़ाना। द सीरीज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन अराउंड यूरोप इन 1871 इन द एरिया ऑफ बाल्कन रीजन। और इन लोगों ने सबसे पहले एक्सपेंशन कहाँ का स्टार्ट करना किया, बाल्कन रीजन में। बाल्कन रीजन क्या है आपका, थोड़ा ईस्ट यूरोप की बात है। बाल्कन वॉज अ रीजन of geographically and ethnic variation comprising of modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia हर्जेगोविनिया। ये मतलब जो बाल्कन रीजन्स हैं उनके अंदर इतने सारे स्टेट्स आ रहे हैं अब जो बने हैं। तो उस समय ये छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स थे, और इन पूरे रीजन पे जो है ऑटोमन एम्पायर का राज था। बाल्कन इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज साल्ज। अब ये जो बाल्कन रीजन में जितने भी लोग रहते थे इनको साल्ज बोलते थे। बाल्कन स्टेट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब ये जितना भी मैंने रीजन बताया ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जैसे ही उसकी पावर कम होती है सारे रीजन आपस में जो है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। विद द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, the region became very explosive and one by one these state broke away from the control and declare independence। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर की शक्ति कम हुई, बाल्कन रीजन अलग अलग उससे अलग होने लग गया। This region came under the intense conflict since they were again subjected to foreign power। और जैसे ही ऑटोमन एम्पायर की पावर कम हुई और ये सारे रीजन आपस में अलग हुए, फॉरेन पावर्स ने वापिस इस रीजन को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए उस पर लड़ाइयाँ करनी उन लोगों ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब इंपीरियलिज्म जो है वो नया नेशनलिज्म बन गया। देयर वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ द अदर। और ये जो बाल्कन रीजन है आपस में ये भी एक दूसरे से जेलस थे और ये अपनी टेरिटरी भी एक्सपैंड करना चाहते थे। अदर राइवलरी पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ट्राई टू काउंटर द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन रीजन। अब बाल्कन रीजन क्योंकि उस पर कोई राजा है, तो ये जो आसपास के जो अभी अभी नए नए नेशंस बने, इन लोगों ने वहां पे उस एरिया पे अटैक करने स्टार्ट किए ताकि वो उसका होल्ड ले सके, और आपस में ये लोग लड़ने लगे। जब ये लोग आपस में लड़ने लगे तो इनकी लड़ाई बढ़ गई और धीरे धीरे आपका वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। दिस राइवलरी लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर इन दिस रीजन एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 इन विच यूरोप लेड द डिजास्टर इन 1914 के अंदर जो है ये जो आपस में लड़ रहे थे बाल्कन रीजन को लेके, तो इनके अंदर बड़ी लड़ाई हो जाती है और उसको हम जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 बोलते हैं। एज अ रिजल्ट द कॉलोनीज इन यूरोप बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन एंड एम्पावर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी एंड कन्फ्रंटेड द इंपीरियलिज्म। जैसे जो है बाल्कन रीजन आजाद हुआ, इस पे लोगों ने अपना कंट्रोल जताना स्टार्ट किया और लड़ाई होनी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे वापिस से जो रीजन कॉलोनीज थी जिनके ऊपर दूसरी पावर का अधिकार था, उनके अंदर भी धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना आने लगी और बोले कि हमको तुमसे आज़ादी चाहिए। और ऐसे ही जो है फिर इंडिया में भी ऐसी भावना आती है और इंडियंस भी बोलने लग जाते हैं कि हमको यूरोपियंस, ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। तो नेशनलिज्म ने वापस लीड किया इंपीरियलिज्म को और इंपीरियलिज्म ने वापस से भावना बढ़ाई नेशनलिज्म को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने यूनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने एलिगोरीज के बारे में पढ़ा,
और फिर बाद में हमने इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा मंडे शाम 4 बजे, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। आप मान के चलिए आप इतना कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% पेपर जो है वो हो जाता है, और इसी से आपका वापस पेपर बनने के बहुत चांसेस हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको आज का लेसन बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का लेसन बढ़िया लगा तो जरूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको मंडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।